बिहार के पटना तथा गया जनपदों की भूमि में स्थित मगध प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। युद्ध काल में मगध को हम एक शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में संगठित पाते हैं। कालांतर में मगध का विकास हुआ और एक प्रकार से मगध का इतिहास पूरे भारत का इतिहास बन गया। मगध साम्राज्य पर 3 वंशों ने हमेशा राज किया। इन्हीं के राजाओं ने मगध पर राज किया हुआ है। हर्यक वंश, शैशुनाग डायनेस्टी और नंद वंश, यही 3 वंश थे। आइए इनके बारे में विस्तार पूर्वक जानते हैं। हर्यक डायनेस्टी, इसके सबसे पहले राजा हुए शैशुनाग। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में पुराणों और बौद्ध धर्मों में अलग अलग विवरण मिलता है। पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम वाहद्रथ वंश का शासन था। इसी वंश का राजा जरासंध था, जिसने गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाई। तत्पश्चात वहां पर प्रद्योत वंश का शासन स्थापित हुआ। प्रद्योत वंश का अंत करके शिशुनाग ने अपने वंश की स्थापना की। शैशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने यहाँ पर शासन किया था। बौद्ध ग्रंथ तथा लेखक वाहद्रथ वंश का कोई भी उल्लेख नहीं करते। प्रद्योत तथा उसके वंश को अवंती से संबंधित करते हैं तथा बिंबिसार और उसके उत्तराधिकारियों को शिशुनाग का पूर्वगामी बताते और अंत में नंदों को रखते हैं। पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में वर्णित मगध के राजाओं के क्रम की आलोचनात्मक समीक्षा करने के पश्चात बौद्ध ग्रंथों का क्रम ही अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। इनके अनुसार मगध का प्रथम शासक बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश से संबंधित था। शैशुनाग वंश हर्यक वंश का परवर्ती था। मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार को माना जाता है। राजा बिंबिसार हर्यक कुल से संबंधित था। हर्यक कुल के लोग नागवंश की एक उपशाखा हैं। D.R. भंडारकर का विचार है कि बिंबिसार प्रारंभ से लिच्छवियों का सेनापति था, जो उस समय मगध में शासन किया करते थे। कालांतर में वह मगध का स्वतंत्र शासक बन बैठा, परंतु बौद्ध अन्यों के अनुसार बिंबिसार जब 15 वर्ष का था तभी उसके पिता ने उसे मगध का राजा बनाया था। दीपवंश में बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस मिलता है, जो राजगृह का शासक था। तीसरा शासक बिंबिसार के पश्चात अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र कुणिक अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। वह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इसके समय में कौशल से लेकर मगध का संघर्ष छिड़ गया। बौद्ध ग्रंथों में पता चलता है कि बिंबिसार के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौशला देवी की भी दुख से मृत्यु हो गई थी। प्रसेनजीत इस घटना से बड़ा क्रुद्ध हुआ तथा उसने काशी पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। यही कौशल तथा मगध के बीच संघर्ष का कारण भी सिद्ध हुआ। संयुक्त निकाय में इसे दीर्घकालीन संघर्ष का विवरण मिलता है। पहले प्रसेनजीत पराजित हुआ तथा उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ले ली, किंतु दूसरी बार अजातशत्रु पराजित हुआ तथा बंदी बना लिया गया। बाद में दोनों नरेशों के बीच संधि हो गई थी तथा प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और पुनः काशी के ऊपर उसका अधिकार स्वीकार कर लिया। उदयभर, अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयीन या उदयभद्र मगध का राजा बना। जैन आंखों में उसकी माता का नाम पद्मावती भी मिलता है। बौद्ध ग्रंथों में उसे पितृहंता कहा गया, परंतु जैन ग्रंथों का साक्ष्य इसके ठीक विपरीत है। पिता की शासन काल में वो चंपा का उपराजा था और अपने पिता की मृत्यु से उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ और उसने कुलीनों और आमत्यों ने राजा बनाया था। उदयीन के शासनकाल की सर्व प्रमुख घटना गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की है। उसके पश्चात उदयीन के उत्तराधिकारी तथा हर्यक कुल का अंत हुआ। बौद्ध अन्य उदयीनों के 3 पुत्रों का उल्लेख करते हैं, जिसमें अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक का नाम आता है। इन तीनों को पितृहंता कहा गया है, जिन्होंने बारी बारी से यहाँ पर राज किया। अंतिम राजा नागदशक कुछ प्रसिद्ध था। पुराण में उसे दर्शक कहा गया है। ये तीनों शासक अत्यंत निर्बल एवं विलासी थे, अतः शासन तंत्र स्थिर पड़ गया था। चारों ओर षड्यंत्र और हत्याएं होने लगी थी और फलस्वरूप जनता में व्यापक असंतोष छा गया था। उदयीन के उत्तराधिकारियों ने लगभग 412 ईसा पूर्व तक राज किया। उसके पश्चात दूसरा वंश शिशुनाग वंश का यहाँ पर अधिकार हो गया। शिशुनाग भी नागवंश से ही संबंधित था। महावंश टीका में उसे एक लिच्छवी राजा की वेश्या पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराण उसे क्षत्रिय कहते हैं। पुराणों का कथन अधिक सही लगता है, क्योंकि यदि वह वेश्या की संतान होता तो रूढ़िवादी ब्राह्मण उसे कभी भी राजा स्वीकार न करते और उसकी निंदा भी करते। काला शोक अर्थात काकवर्ण। शिशुनाग ने संभवतः 400 ईसा पूर्व से लेकर 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक राजा बन गया। पुराणों में उसी को काकवर्ण कहा गया है। उसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। इस समय के बाद पाटलिपुत्र में ही मगध की राजधानी रही। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीत सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन हुआ था। वाण भट्ट के हर्षचरित से पता चलता है कि काकवर्ण की राजधानी के समीप घूमते हुए किसी व्यक्ति ने गले में छुरा घोंपकर हत्या कर दी।
यह राजहंता कोई दूसरा नहीं अपितु नंद वंश का पहला राजा महापद्मनंद ही था। कालाशोक संभवतः 366 ईसा पूर्व तक राज करते थे। महाविधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र हुए जिन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक राज्य किया। इसमें नंदीवर्धन का नाम सबसे महत्वपूर्ण लगता है। पुराणों के अनुसार नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का उपांतिम राजा था जिसका उत्तराधिकारी महानंदिन हुआ। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग में समाप्त हो गया था और उदय हुआ एक नए वंश नंद वंश का। जिस व्यक्ति ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की वह निम्न वर्ण से संबंधित था। उसका नाम विभिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराण उसे महापद्म कहते हैं जबकि महाविधि वंश उसे उग्रसेन कहता है। भारतीय तथा विदेशी दोनों ही साक्ष्य नंदों की शूद्र अथवा निम्न जातीय उत्पत्ति का स्पष्ट संकेत करते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि महानंदी की शुद्रत से उत्पन्न महापद्म अत्यंत लोभी तथा बलवान एवं दूसरे परशुराम के समान सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला होगा। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित पिता और वेश्या माता का पुत्र था। आवश्यक सूत्र उसे नापित दास नाई का दास कहता है। महावंश टीका में नंदों को अज्ञात कुल का बताया गया है जो डाकुओं के गिरोह का मुखिया था। उसने अवसर पाकर मगध पर बलपूर्वक अधिकार जमा लिया। महापद्मनंद अभी तक मगध के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ था। उसकी विजयों के विषय में हमें पुराणों से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। उसके पास अतुल संपत्ति तथा असंख्य सेना थी। वह कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, दूसरे परशुराम का अवतार तथा जिसने अपने समय के सभी प्रमुख राजवंशों से विजय प्राप्त की। उसने एक क्षत्र शासन की स्थापना किया तथा एक राट की उपाधि ग्रहण की। उसके द्वारा बर्बाद किए गए कुछ वंश के नाम हैं इक्ष्वाकु वंश, पांचाल वंश, कौशेय वंश, हैहय वंश, कलिंग, अश्मकह, कुरु, मैथिली, सुरमेन, वितिहोत्र आदि। इस प्रकार अपनी विजयों के फलस्वरूप महापद्मनंद ने मगध को एक विशाल साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया। भारतीय इतिहास में पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदानों तक अतिक्रमण कर गई। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय वैजंती फहराने वाला पहला मगध का शासक बना। नंद वंश का आखिरी राजा धनानंद को तथा जो सिकंदर का समकालीन था उसे माना गया है। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीन मतलब कि उग्रसेन का पुत्र कहा है। यूनानी लेखकों के अनुसार उसके पास असीम सेना तथा अतुल संपत्ति थी। कर्टियस के अनुसार उसके पास 20,000 अश्वारोही, 2,02,000 रथ तथा 3,000 हाथी थे। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताता है। संस्कृत, तमिल तथा सिंहली अन्यों से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भद्दसाल उसका सेनापति था। उसका साम्राज्य बहुत ही विशाल था जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक तथा पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। धनानंद ने करीब 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा कर रखी थी। एक सुरंग बनवाकर उसने वहां यह धन गड़वा दिया। वस्तुओं के अतिरिक्त उसने पशुओं के चमड़े, वृक्षों की गोंद तथा खानों के पत्थर के ऊपर भी कर लगाकर अधिकाधिक धन संचित किया था। नंद राजाओं का शासनकाल भारतीय इतिहास के पृष्ठों में अपना एक अलग महत्व रखता है। यह भारत के सामाजिक राजनैतिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक दृष्टिकोण से इसे निम्न वर्ग के उत्कर्ष का प्रतीक माना गया है। मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बना दिया। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मनंद के मित्र थे और उन्होंने पाटलिपुत्र में ही रहकर शिक्षा पाई। वर्ष, उपवर्ष, वर, रुचि, कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में ही उत्पन्न हुए थे। नंद शासक जैन मत के पोषक थे तथा उन्होंने अपने शासन में कई जैन मुनियों को नियुक्त किया था। इनमें प्रधानमंत्री कल्पक था जिसकी सहायता से महापद्मनंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला। धनानंद के जैन अमात्य सकटाल तथा स्थूलभद्र थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों का जैन मतानुयायी होना सूचित होता है। इस प्रकार नंद राजाओं के काल में मगध साम्राज्य राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टियों से प्रगति के पथ पर रहा। तक्षशिला के प्राप्त आहत सिक्कों से पता चलता है कि सिकंदर के समय में मगध के सिक्के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में काफी प्रचलित थे। ईसा पूर्व 5वीं सदी के अंत तक मगध समस्त उत्तरापथ के व्यापार का नियंता बन बैठा। मगध की इस आर्थिक समृद्धि ने भी साम्राज्यवाद के विकास में प्रमुख योगदान दिया था। नंद वंश के आखिरी शासक धनानंद का अंत चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चाणक्य के संरक्षण में किया गया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।